तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं रजत सर। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल एथलीट्स टीम जो है वो इनके पास ही है पूरे इंडिया में, और इनसे बेटर कोच आई डोंट थिंक एनीवन इज देयर। सो हेलो रजत सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। हमारी बात तो काफी देर से होती है, लेकिन हम आई थिंक फेसबुक के बाद आज हम लाइव आए हैं 4-5 साल बाद। तो कैसे हो सर? Absolutely. मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, बस आपकी वीडियोस देख रहे हैं। आपने कल ही डाली थी अभी एक दीपक सर के साथ। तो सर अभी काफी सारे कॉम्पिटिशन्स आपकी फीमेल एथलीट्स खेल चुकी हैं, तो आज का हम टॉपिक भी फीमेल एथलीट्स पे रखेंगे, क्योंकि ज्यादा फीमेल कोचेस है भी नहीं जो एक्चुअल फीमेल कोचेस। बाकी जेंडर चेंज कोच तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, जो जेंडर ही बदल देते हैं लड़कियों का। तो सबसे पह, सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली में जो बॉडी बिल्डिंग, जो फीमेल बॉडी बिल्डिंग है और जो मेल बॉडी बिल्डिंग, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता देखिए, अब अगर बेसिक से शुरू करें, अगर हमारे नेचर से शुरू करें तो आइडियली देखा जाए कि मेल और फीमेल में अगर स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स जॉइंट्स देखा जाए तो वो सब सेम होता है। डिफरेंस होता है आपके हार्मोन्स का, जिसकी वजह से वो डिफाइन होते हैं मेल और फीमेल, राइट? तो ट्रेनिंग पैटर्न, न्यूट्रिशन पैटर्न, सारा कुछ लगभग वही रहता है जो मेल्स का रहता है। डिफरेंस इसलिए आ जाता है थोड़ा सा क्योंकि जो हमारी कैटेगरीज फीमेल की हैं उसमें बिकनी से लेके फिजिक तक अगर आप देखोगे, जो 5 मेन कैटेगरीज है, मैं बॉडी बिल्डिंग को अभी थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, जो 5 मेन कैटेगरी है है? उसमें आपकी लो मस्कुलैरिटी से लेके हाईएस्ट मस्कुलैरिटी तक आपकी आती है। ठीक, अगर मेल में देखा जाए तो मेल में सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो मसल तो हैवी होना ही चाहिए, चाहे आप मेंस फिजिक में खेलो, चाहे आप क्लासिक फिजिक में खेलो, चाहे आप मेन बॉडी बिल्डिंग में खेलो, राइट? थोड़े Exactly. थोड़े से बस चीजें चेंज हो जाती है। मेंस फिजिक में भाई आपकी लोअर बॉडी जो है छुप जाती है, आप अराउंड आपकी 1/3 बॉडी छुप जाती है, और आपकी क्लासिक फिजिक में ग्लूट छुप जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट टोटल डेवलपमेंट एंड ऑल। तो उसके हिसाब से ही ट्रेनिंग पैटर्न और न्यूट्रिशन पैटर्न को भी डिजाइन किया जाता है। जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, ट्रेनिंग उस हिसाब से चलेगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं एक बिकिनी फीमेल को या बिकिनी एथलीट को ट्रेन कर रहा हूँ या उसे प्लान्स दे रहा हूँ वो मेरे वेलनेस और फिजिक एथलीट के लिए भी होंगे। नो, मेरे प्लान हर एक एथलीट के लिए कस्टमाइज होते हैं, ठीक है? और कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता जो क्लैश करे बिटवीन द कैटेगरीज या इवन बिटवीन द टू फीमेल्स ऑफ द सेम कैटेगरी। क्योंकि अगर मान लीजिए बिकिनी में ही 2 लड़कियां खेल रही हैं, जरूरी नहीं है उनका बॉडी स्ट्रक्चर या उनके वीकनेसेस या उनके बॉडी का टाइप एक जैसा हो। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ईच एंड एवरीथिंग, वो प्लान्स जो है अकॉर्डिंगली जो है वो बनते हैं। सर जैसे हम देखते हैं कि अगर हम फॉरेनर्स की बात करें, तो फॉरेनर्स में बॉडी बिल्डिंग, फीमेल बॉडी बिल्डिंग भी है। इंडिया में शायद 1-2 होंगे, जैसे यास्मीन मैडम है, मैंने देखी है उनकी फोटो की, तो वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इंडिया में ये कैटेगरी प्रोमिनेंट नहीं है, या लड़कियां वो करना नहीं चाहती? क्या क्या सीन क्या है? इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब एक्चुअल एज होती है तब कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देता। जैसे कि अगर आप 16-18 साल से अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो, तब जाके आपकी बॉडी 22-24-25 साल में जाके उस लेवल पे पहुंचेगी, आप स्टेज पे बहुत अच्छे दिखोगे। यहाँ पर मोस्टली फीमेल्स आप देखोगे 30+ हैं, एंड उसमें से भी मोर देन 50% आर मैरिड। जब आप शादी कर लेते हो, जब आप कंसीव कर लेते हो, आपके बच्चे हो जाते हैं, आई एम बीइंग वेरी ओपन ओवर हियर, आपकी बॉडी में डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस आते ही आते हैं। और बच्चे करने के बाद जो परमानेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी बॉडी के अंदर आते हैं। उस वजह से जितनी भी आप मेहनत करते हो एक्चुअल में वो मेहनत उतनी बॉडी दिखा नहीं पाती। तो सबसे बड़ा जो इशू है कि नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। अर्ली स्टेज। जो जल्दी शुरू कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, उनका मसल स्ट्रक्चर उस तरीके से ढल जाएगा जो कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। अब एक बंदी अगर मान लो ऑलरेडी एक मस्कुलर साइड पे है नेचुरली, और वो चाहती है वो बिकिनी खेले, लेट्स से, तो उसकी बॉडी को 30-35 की उम्र में या 40 की उम्र में मोल्ड करने में
बहुत दिक्कत होती है, हो जाती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इतना पेशेंस आजकल किसी के पास नहीं है। तो इससे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ पेशेंस। अगर आप जितने भी ओलंपियन फीमेल देखोगे बाहर की, वो 7-8 साल बाद खेलने के बाद टॉप 5 में आ पाती है। यहाँ पर तो हर एक इंसान को पहले 6 महीने में एक ही प्रेप करी और उसमें भी नहीं जीतते तो अरे यार हम तो जीते नहीं, हम दिस इज जीते द नहीं, हमारा कोच बिगेस्ट बदल दो। प्रॉब्लम। एंड उसका भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी ऑफ सीजन ढंग से नहीं करता। जो आपकी सर वो तो मेन मेल्स जो में भी आता है, वो तो मेल्स में भी आता है। अबाउट फीमेल्स, तो हम फीमेल्स की बात है, वो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि भाई ऑफ सीजन जो है वही एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी बॉडी को और एनहांस कर सकते हो। अब वो 4-6 महीने लोग कुछ नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो ट्रेनिंग भी नहीं करते। तो एट द एंड क्या होता है कि भाई जैसी कंपटीशन पास आया 10-12 हफ्ते पहले वो जागे और उन्हें लगा कि और चलो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत और डाइट स्क्वीज करके कार्ब छोड़ के हम जो है बस पतले होके स्टेज पे चढ़ जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब आप जब आप ग्रो करके नहीं चढ़ोगे तो आप कैसे जीत पाओगे? So every year should be a growth year. So there is something called a growth phase. Then it comes the conditioning phase, right? Then last 4 weeks, then peak week, then stage. अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो करा तो आप हर बार ही बेटर होके स्टेज पे चढ़ोगे। अब इसमें 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस तो लोग बिल्कुल ही खा जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप जैसे हो वैसे ही स्टेज पे चढ़ पाओगे। हाँ, तो सेम वो उतना ही मसल मास रहता है, वो अपना बढ़ाते नहीं है, कोशिश नहीं करते। अब जैसे हम, आपने कल जो वीडियो डाली थी, आपने आई थिंक आप 116 kg पे थे, और दीपक भाजी वो कम वेट पे थे जी। नहीं नहीं नहीं, दीपक इज 116 kgs ओके बिकॉज मेरा वेट हो गया है, तो मैं 112 से अभी 107 पे आ गया हूँ। ओके ओके। हाँ, तो वो ऑफ सीजन ही है सर, क्योंकि मैं तो आपको काफी टाइम से जानता हूँ, आप प्रेप भी कर रहे हो, आप करवा भी रहे हो प्रेप, तो मैंने देखा है कि काफी टाइम हो चुका है आपको इस लाइन, क्योंकि आपने मुझे पहले बताया था कि आप पहले किसी और लाइन में थे, आई थिंक आईटी सेक्टर में थे शायद। यस यस, आई एम बीटेक एमबीए, आई एम बीटेक एमबीए, और 2007 से 2009 तक मैंने इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मैसूर और चेन्नई में जॉब भी किया हुआ है। एंड मेरे को आइडियली अगर ट्रेनिंग करते हुए देखो तो ये 24 साल हो जाएंगे। सन 2000 में मैंने ट्रेनिंग शुरू करी थी और आज 2024 आ गया, तो मैं 24 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 13 साल की उम्र से मैंने शुरू कर दिया था तो सर जब प्रोफेशनली। हम, मैंने 2014 में शुरू किया था, जब व्हेन आई केम टू दिल्ली आई स्टार्टेड प्रोफेशनली। सो प्रोफेशनली भी अब मेरे को 10 साल हो गए करते हुए। और यहाँ पे मैं वही बात आ गई ना कि जो ऑफ सीजन की बात है, इतना टाइम आपने दिया है, सो नाउ यू आर 106 kgs, और लोग आज चाहे वो मेल है चाहे फीमेल एथलीट है, बात वही है कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स बड़े क्यों नहीं होते, क्योंकि ऑफ सीजन लेते नहीं। ऑब्वियसली ऑफ सीजन लेते नहीं है, वो ऑफ सीजन भी ऑफ कर देते हैं। ऑफ टोटल ऑफ। सीजन एक्चुअली करना चाहिए, ऑफ सीजन को ऑन करना चाहिए, ऑफ सीजन को ऑफ कर देते हैं। हाँ, वही आपके वाली बात है कि ना यस कि हार्श ड्रग्स जो है हमारे, जो भी हार्श ड्रग्स एबीसी है, उन्हीं पे ज्यादा फोकस रहता है उनका, कि हमारे पास 12 वीक्स आउट, 10 वीक्स आउट, 4 वीक में हम कर जाएंगे, एओडी लगा लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो एट द एंड बॉडी निचोड़ के थोड़ी सी रह जाती है 55 60 65, तो वही कैटेगरीज में तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो सर फीमेल्स में एंड जब नो, जी 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 जी, या बोलो प्लीज बोलो। प्लीज, मैं नहीं बस मैं इतना ही, कोई भी ना स्टेज पे चाहे आप मेल ले लो फीमेल ले लो, फुलर नहीं दिखता। सबको यही लगता है कि बस मेरी नसें दिख जाएं, ठीक है, मेरे कट्स दिख जाए। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ये नहीं है। आप कंडीशनिंग के साथ साथ आप फुलर भी लगो, आपका मसल जो है वो फ्लैट ना लग के आपका मसल राउंड लगे। वो पानी पानी छोड़ देंगे। मेरे पास तो मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो मेरे पास कितने सारे कोर्सेज से होके आते हैं, 2-2 3-3 महीने तक भैया नमक नहीं खाया है और 1-1 महीने पहले से पानी छोड़ रखा है। मैंने कहा भैया तुम जिंदा कैसे हो? नहीं सर करते हैं, क्योंकि उनको वही बात आ गई ना आपकी कि अब का बॉडी बिल्डर जो है वो खाली है। आप पुराने बॉडी बिल्डर देखो, पुराने बॉडी बिल्डर पूरे भरे होते थे, जितने भी हम पुराने बॉडी बिल्डर बात सही कर लें तो वो पूरे भरे होते थे। अब के बॉडी बिल्डर आपको खाली खाली दिखते हैं, उसका रीजन भी यही है कि वो फ्लैट हो जाते हैं पूरी तरह, और कहीं ना कहीं वो बात। मेडिसिन के ऊपर जोर ज्यादा है एज कंपेयर टू आपकी जो एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो सर फीमेल्स में भी ये कंसेप्ट आता है, जैसे मेरे पास एक फीमेल थी, आपसे मेरी बात भी हुई थी, सेम शो में कम्पीट किया था, तो
अब वो जब मेरे पास आई थी, चलो नाम तो क्या लेना, वो किसी प्रो कार्ड होल्डर कोई है, उनके कोच पहले वो थे। तो मैंने वो ड्रग प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की बात है, जब मैंने पहले एक्सरसाइज प्रोटोकॉल देखा, सर शी वाज ट्रेनिंग 4 टाइम्स अ डे, 2 आवर्स। What? और मेरे पास वो, मैं कल कुछ स्वाइप कर रहा था तो उसमें ना हमारी गूगल ड्राइव के अंदर फोटो सेव हो जाती हैं, तो वो मुझे Okay. वो प्रोटोकॉल दोबारा वो शो हुआ मुझे, तो मैं वो भेजूंगा आज आपको, आप एक बार चेक करना कि मतलब वो दिन में 4 बार ट्रेन कर रही है, 2-2 घंटे का कार्डियो उसका अलग से है। उसके बाद भी शी इज यूजिंग मेस्ट्रॉन, शी इज यूजिंग ट्रेन, शी इज यूजिंग टेस्टाप्रोपिनेट। एंड जब वो मेरे पास आई, दैट वाज दिसंबर 2022। Bikini athlete you are saying? यस यस यस, जो डॉक्टर फ्लेक्स शो Oh पे भी my खेली God. थी, मैं वही बोल रहा ना। तो मेरी Oh my. जब मैंने वो उसका प्रोटोकॉल चेक किया, वो इतने सारे ड्रग्स पे थी, शी यूज्ड मेडिफॉर्म आल्सो, कि उसके जो ग्लूट्स हैं वो थोड़े अच्छे लगे। तो मैंने उससे, जब उसने मुझे बताया तो मैंने उसे बोला कि दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, इनकी तो जरूरत ही नहीं है, मेडिफॉर्म एंड ऑल साइड एंड आंसर्स, इनकी आपको क्या जरूरत है। पता नहीं, फिर सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम कोच से पूछते नहीं, पता नहीं सर ने बोला था। Hmm. और उसके Actually 2 साल से पीरियड्स बंद थे। तो हाँ, दो चीजें हैं। पहले तो एक ये जो फीमेल कैटेगरीज है ना इंडिया में एक्चुअल में आना शुरू हुई है पिछले 5-6 साल से ढंग से। पहले भी शोज होते थे लेकिन पहले कभी बिकिनी शोज नहीं होते थे। 2017 से बिकिनी शोज होने शुरू हुए। आपको याद होगा जिराए क्लासिक वाज द फर्स्ट बिकिनी शो जो बिंदिया मैम जीती थी। जी ठीक जी है। जी। वो पहला प्रॉपर बिकिनी शो था लेकिन उसमें भी आधी लड़कियां बिकिनी नहीं पहनी थी। सब जो है वो जो शॉर्ट्स होते हैं ना जो थाई कवर पूरा कर ले आधी थाई कवर कर लेते हैं और पूरे ग्लूट्स कवर कर लेते हैं। वो आधी लड़कियां पहनी थी। प्रॉपर बिकनी तो अब आया है। अब आप देखो कि जो लोग ऑलरेडी पुराने हैं बहुत जिन्होंने कभी फीमेल को स्टेज पे नहीं देखा वो लोग देखा, अगर राइट। कोच करेंगे तो यही होगा। सर कोच और क्या, जज भी तो वही लोग कर रहे हैं। नहीं जजिंग क्राइटेरिया देखो अगर आप अच्छे शोज खेलोगे तो जजिंग क्राइटेरिया काफी बेटर हुआ है। मैं अगर अपने आप शो की पहले बात करता हूँ, मैंने, हमारा इस रीजन का पहला बिकनी शो था, मैंने जो बिकनी कैटेगरी अच्छा इंट्रोड्यूस करी थी। हमारे इस रीजन में बिकनी कैटेगरी, चंडीगढ़ में तो आपको फिर भी देखने को मिल जाएगी, बाकी हमारे एरियाज में आपको बिकनी कैटेगरी। और वो हमारे पास पुणे से 2-3 लड़कियां आई थी, और वो उनको, लेकिन जब मैंने जजिंग पैनल चेक किया ना, तो वो अपना एक, मतलब मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने बोला था कि जजिंग पैनल सारा हमारा रहेगा, और उनकी एक फीमेल जज साथ में थी। लेकिन जब मैं स्टेज पे था, मैंने देखा, उन्होंने लिटरली, हम वॉच के हिसाब से भी बोले, उन्होंने उनको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दिया। एक ओके इंसान इतनी दूर से रेडी होके आया है, इतने पैसे खर्च के आया है, और आप उसको इतना टाइम भी नहीं दे रहे कि वो अपनी बॉडी शो कर सके। और जब मैंने ये बात बाद में जजेस से करी, तो कहते कि यार बिकिनी कैटेगरी कोई कैटेगरी थोड़ी, ये आंसर था जी। बिकनी कैटेगरी कैटेगरी नहीं है लेकिन जब लड़कियां स्टेज पे आती हैं तो देखते सब है। बहुत अच्छी देखते बात समय हुई। वीडियोस बनती हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी लड़कियों को ही करते हैं वही जज। हम लोग स्टोरी डालेंगे प्रॉपर, उसको देखते कितने जाने, लाइक कितने जाने करते हैं, और वही जब लड़की स्टोरी डालती है, कुछ भी नहीं होता उसमें, उस पर व्यूज सारे उसी पे होते हैं। देखो जो चीज मुझे नहीं पता मैं हमेशा उसके बारे में बोलूंगा बेकार है या उसकी बुराई करूंगा। राइट दैट्स द राइट। रियलिटी। इवन इवन विद मी एंड यू ऑल्सो अगर आप देखोगे ना मैं कि कोई भी चीज ऐसी है यार जो मेरे डोमेन की नहीं है मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है मेरी एग्जैक्टली। आदत ये है मैं बुरा किसी को नहीं बोलता लेकिन मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं यार दिस इज नॉट माई डोमेन लेट इट बी। हम्म। ठीक। यही प्रॉब्लम है। आप अगर वाकई में कोई कैटेगरी करा रहे हो या उसे कंडक्ट मतलब आपने अनाउंस कर दिया आप करा रहे हो तो उसे ढंग से कराओ वरना मत कराओ। राइट एग्जैक्टली। प्रोफेशनल्स जो है एक्चुअल जिस चीज के अगर आप बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशनल हो तो आप बॉडी बिल्डिंग को जज करो। यू हैव नो राइट इवन टू जज मेंस फिजिक आल्सो। एग्जैक्टली। यस सो दैट्स वेयर यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर एक्चुअल में जो अच्छे शोज होते हैं लाइक एमेचर ओलंपिया और शेरू वगैरह यहाँ पर उनकी वैल्यू होती है क्योंकि एक्चुअल में वहां जो जजिंग होती है वो एटलीस्ट इस स्टैंडर्ड से होती है कि जिस कैटेगरी के जो स्टैंडर्ड्स चाहिए वो उसकी वही जज हो रही है। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सब जगह चलता है बिकॉज अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव स्पोर्ट। किसी की एग्जैक्टली। लाइकिंग और है किसी की लाइकिंग कुछ और है। ठीक है। हम्म। बट यस अगर कैटेगरी के हिसाब से जजिंग है तो वैसी ही होनी चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसके अगर फीमेल के अगर फुल एब्स दिख रहे हैं इसे जिताना है। फीमेल का एब्स का भी क्राइटेरिया है ही नहीं बिकिनी में। राइट और राइट मैंने राइट। भी बहुत जगह देखा है कि भाई अगर ठीक है श्रेडेड है एब्स दिख रहे हैं जो क्राइटेरिया बिकिनी का नहीं है तो भाई उसको जिता देंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ये नॉलेज ये नथिंग बात आपने अपने कोर्स में भी करवाई थी, जो बिकनी का क्रैश कोर्स हमने किया था, उसमें भी जी आपने जी ये जी बात जी क्लियर जी। करी थी।
और जी सर जब देखो, जब यही बात हम करते हैं, जब हम फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं, बिकनी की कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें मैटर करती हैं कि एक लड़की को स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, उसकी फिजिक इतनी अच्छी शो नहीं हो रही, क्योंकि बिकनी के अंदर जहां तक मुझे लगता है कि टैन क्रीम तो नहीं अलाउड होती, मतलब यूज नहीं होती टैन क्रीम उसके अंदर, की कंपल्शन होती है। आपका थोड़ा साउंड कट रहा है बहुत, मतलब ओके या तो सिग्नल वीक है, आप फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम बिकनी कैटेगरी की बात करते हैं, उसके अंदर जो टैन क्रीम वगैरह वो यूज जो करनी है, इज दैट यूजफुल? आपको लगता है वो यूज करनी चाहिए? You are talking about the according to the international way or the Indian way? सर दोनों, क्योंकि सीन ये आता है, देखो 90% लोगों को पता नहीं, इवन जजेस को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने शो करवाया था, तो मेरे को भी अपने जजेस से पूछना पड़ा था, तो उन्होंने जो रिप्लाई किया मैंने आगे बता दिया, एंड दे यूज्ड ऑल दैट थिंग। लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें लोगों ने कर भी रखी है और नहीं भी कर रहे थे, सो कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है कि क्या उसकी जरूरत है। सबसे पहली बात तो जरूर, क्योंकि हम जब मेल्स की बात करते हैं तो जरूरत है, बिकॉज बॉडी की डेफिनेशन वैसी है, और टैनिंग के अंदर, चलो अब नेचुरल टैनिंग तो नहीं कोई करता, लेकिन टैनिंग के अंदर ही बॉडी जो है वो क्लियर दिखती है। तो व्हाट अबाउट फीमेल्स? See, first of all, टैनिंग का नहीं भाई, आपको इतना टैन करना है, उतना टैन करना है और यही टैन करना है, पहली चीज। ठीक है, लेकिन एक ये स्टैंडर्ड जरूर है कि भाई ड्रीम टैन जैसा कुछ भी नहीं करना, अगर अच्छे शोज में आप देखोगे तो। राइट। क्योंकि ड्रीम ड्रीम टैन स्टैंडर्ड्स में नहीं है, आईएफबीबी के स्टैंडर्ड्स में भी नहीं है, और बहुत सारे आप मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो अच्छे शोज होते हैं कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं है। Secondly, tanning is totally depend how your body color is. ठीक है, ओके अगर मेरी बिकिनी बिकिनी एथलीट बहुत ही ज्यादा फेयर है, बहुत ही ज्यादा फेयर है, तो मैं हो सकता है उस पर 2-3 कोट बेस कोट कर लूं। ठीक है, और उसके बाद मुझे पता है बेस कोट लगाने के बाद जब मैं ऑयलिंग करूंगा तो उसका कलर, सॉरी, क्या निकल के आएगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि उसको टॉप कोट की जरूरत है, मैं तभी करूंगा। देयर इज नो मैंडेटरी ऑप्शन कि भाई उसको टॉप कोट करना ही करना है या इतने बेस कोट करने हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स। सेकेंडली, बिकनी अगेन इज नॉट द फुल मस्कुलैरिटी। ठीक है, हम टैनिंग हमेशा करते हैं अपनी कंडीशनिंग को और मस्कुलैरिटी को एनहांस करने के लिए, क्योंकि जब टैनिंग और ऑयलिंग के ऊपर लाइट पड़ती है तो आपकी जो सेपरेशन है वो प्रॉपर दिखते हैं। अब अगर मैं राइट बिकनी में बोलूं तो इट्स नॉट अ कैटेगरी फॉर कंप्लीट सेपरेशन, राइट। बहुत राइट। हल्के हल्के से सेपरेशन दिखते हैं, थोड़े बहुत ऑब्लिक्स वगैरह में दिख गए तो दिख गए, अदरवाइज अब तो जो भी आप लास्ट 2 इयर्स की ओलंपिया के विनर देखोगे उनके ऑब्लिक्स के सेपरेशन भी नहीं दिख रहे। ठीक है, तो मैं अपनी एथलीट्स को जो टैन करता हूँ वो मैं अपने हाथों से करता हूँ, मैं किसी भी टैनिंग वाले को नहीं देता। और मेरा क्राइटेरिया सिंपल सा है कि भाई जो बॉडी कलर है जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से ही टैन। ओके कभी कभी ऐसा होता है हमें किसी चीज को ज्यादा एनहांस करना होता है तो हम बेस कोड से ही उसको एनहांसमेंट हल्का सा कर देते हैं। सो देयर आर अदर वेज विच कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस में 10 साल ओवर राइट। टैन करते हुए, सारी चीज जो है एक्सपीरियंस से आती हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको टैन करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप टैन करके भी नहीं जाओगे, केवल ऑयल लगा के जाओगे, आपकी बॉडी ही ऐसी बोल रही है, जैसे बहुत सारे नाइजीरियन फीमेल एथलीट्स होते हैं या बहुत होते हैं बिल्कुल डार्क कलर होता है उनकी, वैसे ही इतनी एनहांस हो जाती है फिजिक। तो अगर आप केवल ऑयल लगा के भी जा रहे हो तो कोई आपको स्टेज से उतार नहीं सकता। तो मतलब ये कोई प्रोटोकॉल्स है नहीं ऑलरेडी कि ये जरूरी है या नहीं जरूरी? नहीं नहीं, क्योंकि आप देखो जो बहुत ज्यादा डार्क होगा उसको टैनिंग की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अगेन दिस इज द थिंग, हम टैनिंग केवल अपनी फिजिक को एनहांस करने के लिए करते हैं। वो हम ऑलरेडी अगर नेचुरली टैन है तो अगर हम ऑयल भी लगा लें ढंग से तो हम वैसे ही एनहांस हो जाए। ओके ये समझना पड़ेगा कोच को और खुद एथलीट को कि वेयर आई स्टैंड। क्योंकि आप ओवर टैन भी कर लेते हो तब भी आपके सेपरेशन छुप जाते हैं, अंडर टैन कर लेते हो तब भी आपके सेपरेशंस नहीं दिखते। कभी कभी टैनिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन ऑयलिंग इतनी इम्प्रॉपर होती है कि वो शाइन ही नहीं कर पाते स्टेज के ऊपर। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी फैक्टर्स। सर, जो ड्रग प्रोटोकॉल्स हैं, जो ये हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो भी मतलब लोग बोलते हैं, तो ड्रग प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या आपको ये सीरियसली लगता है कि बिकनी में ड्रग्स प्रोटोकॉल करने चाहिए, या उसके बिना भी लाइक वी गो इन कैलोरी, क्योंकि इतनी डेफिनेशन तो बिकनी में चाहिए ही, तो फिर भी ड्रग प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Again, I will say the same thing, buddy. It all depends.
हाउ द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग। देखो मेरा सिंपल सा फंडा ये है, पहली चीज तो अगर एक लड़की पूरा टाइम देने को तैयार है अपना, ये नहीं कि मैं 3 महीने 6 महीने में स्टेज पे चढ़ जाऊं, ठीक है, जो 99% होता है, अगर पूरा टाइम देने को तैयार है तो एटलीस्ट पहले 2 से 3 महीने उसकी नेचुरल ग्रोथ देखी जाएगी कि वाकई में वो कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है, बेसिक सप्लीमेंटेशन के साथ, अच्छे डाइट के साथ और अच्छे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के साथ उसकी नेचुरल ग्रोथ देखी जाएगी। अगर वो नेचुरली ही जो हमें पॉइंट्स जहां पर हमें मसल ज्यादा चाहिए, लेट से हमें बिकिनी में ग्लूट्स में ज्यादा मसल चाहिए, हमें शोल्डर में थोड़ा सा मसल चाहिए, आर्म्स में बिल्कुल मसल नहीं चाहिए, ना के बराबर चाहिए, बैक में बिल्कुल मसल नहीं चाहिए क्योंकि बालों पे ढक जाते हैं, ठीक है, हमें वेस्ट टेपर्ड चाहिए, हमें केवल हैमस्ट्रिंग की लाइंस चाहिए, वो पॉप आउट नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर वो मेरे को ऐसे ही लग रहा है, और ये कोच की एक्सपीरियंस की पहचान होती है कि वो 2-3 महीने में उस चीज को निकाल ले, ठीक, अगर मुझे लग रहा है यार मैं इसको ऐसी स्टेज पे चढ़ा सकता हूँ जस्ट विदाउट गिविंग एनीथिंग एंड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सप्लीमेंटेशन, गुड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एंड गुड डाइट प्रोटोकॉल, then definitely there is no use of giving anything। अनवांटेड चीज जो भी बॉडी में डालोगे, ठीक है, वो बॉडी के लिए ऑटोमेटिक सी बात है कि वो एक्सटर्नल एजेंट है, थोड़े टाइम तक रहेगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई बंदा है जो एक्सट्रीमली ओबीज है, मेरे पास ऐसी ऐसी भी फीमेल्स आई हैं जो खेलना चाहती हैं लेकिन 110 किलो की हैं, फॉर देम यस डेफिनेटली, क्योंकि बॉडी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरी होती है पास्ट में, आई स्टार्ट विद वेरी वेरी माइल्ड थिंग्स टू सी वेदर दोज माइल्ड थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग ऑन हर और नॉट। अगर माइल्ड चीजें भी एक ऐसा इफेक्ट डाल रही है कि ठीक है 10-20% इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, मैं उसके बाद ही कुछ और एक्स्ट्रा चीज डालूंगा, पहले से ही इतना लंबा लिस्ट नहीं दे दूंगा भाई बिकनी कैटेगरी खेल रही हो तो बिकनी में ये लेना है, ठीक है, आई विल नेवर डू दैट। दैट्स व्हाई आई टेक वेरी वेरी स्पेसिफिक मेल और फीमेल्स जिससे मैं उन पे ध्यान दे पाऊं। मेरा काम ये नहीं है कि भाई मैंने 100 लोग ले लिए, उनसे केवल 5,000 रुपए चार्ज कर लिए और 100 लोगों को सेम प्लान दे दिया। आई डोंट वर्क लाइक दिस। आई विल, इफ यू वांट body according to you have to pay according to me, simple। मेरा सिंपल नहीं, ये होना भी चाहिए, ये होना, बिकॉज बात वही है ना कि हम 2 मिनट में अगर डाइट प्लान बना के देते वो इसलिए नहीं हम पैसे ले रहे, जो इतने साल हमने उस पे वर्क किया है, दैट इज द थिंग, आवर एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो सर हम हमेशा बोलते हैं कि बीइंग अ मेल बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूँ कि एनाबॉलिक्स वैसे भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जाके वर्क करते हैं, राइट? तो जो हमारे फीमेल में है, क्या वहां पे भी क्राइटेरिया सेम रहता है? उनके एंड्रोजन रिसेप्टर्स इतने प्रोमिनेंट होते हैं या उनका कुछ डिफरेंस रहता है? जैसे हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस रहता है कि वो सेम ही रहते हैं? हम एंड्रोजन रिसेप्टर्स की बात करें कि फीमेल के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स किस लेवल तक प्रोमिनेंट होते हैं? देखिए एंड्रोजन सीधी सी बात है, आपकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स जो है, रिसेप्टर्स उसी लेवल के होंगे जिस लेवल का ग्लैंड हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अगर मेल ग्लैंड जो है हार्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है तो उसके रिसेप्टर्स नेचुरली ज्यादा ही होंगे। फीमेल ग्लैंड अगर कम प्रोड्यूस कर सकती है तो उसके रिसेप्टर्स कम ही होंगे, ठीक है। इसी वजह से अगर जो भी आप एनाबॉलिक प्रोटोकॉल देते हो उसमें कभी भी मेल की तरीके से फीमेल को एनाबॉलिक प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना चाहिए। Ideally, I work in this way. You know how much I start with even the injectables. If I do that, 10 mg, imagine. 10 mg 10 mg मैं बात टैबलेट की नहीं कर रहा हूं, मैं इंजेक्टेबल की बात है, मतलब कि 10 mg फॉर 1 वीक। No, microdosing. My way of doing is I will decide the dose weekly and divide it. ओके आई गॉट, मतलब माइक्रो डोजिंग की बात होगी ना जरा, कि हमने जितना भी फॉर एग्जांपल 70 mg या 75 mg हमने एक वीक का डिसाइड कर लिया, देन वी आर गिविंग इट ऑन डेली बेसिस। No. Again depends. डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डेज या ट्वाइस अ वीक, डिपेंड्स। मतलब वो 75 को आपने डिवाइड कर लिया पूरे वीक के अंदर? हाँ, वो भी डिवीजन डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से। अगर 250 mg का सॉल्ट है लेट्स से, ठीक है, उसमें मैं 0.1 भी दूंगा तो फिर वो भी 25 mg हो जाएगा। 25 mg हो जाएगा, राइट।
ठीक है, तो उसको उस तरीके से डिवाइड करना पड़ता है कि भाई पूरे वीक की जो है डोज भी कंप्लीट हो जाए और आपका प्रॉपर जो वैल्यू बॉडी के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो बनी रहे। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई एक दिन करके सॉल्ट लेते हैं कि एक दिन ये ले लिया, एक दिन ये ले लिया, एक दिन ले लिया। नहीं नहीं, माई वे ऑफ डूइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। बिकॉज आप एक एक दिन लेते हो तो जो गैप आ रहा है, गैप में हमेशा जो भी सॉल्ट बॉडी में जाता है पहले वो पीक करता है, उसके बाद डाउन में जाता है। डिपेंड करता है आप शॉर्ट एस्टर यूज कर रहे हो लॉन्ग एस्टर यूज कर रहे हो। शॉर्ट एस्टर तुरंत पीक करेगा और तुरंत डाउन चला जाएगा। अगर आप वीक में 2 बार ले रहे हो तो आप सोचो पहले दिन तो वो पीक पे गया, फिर बाकी 2 दिन वो डाउन हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो मेंटेन नहीं रही। अगर आप 250 mg टेस्ट लेते हो लेट्स से फॉर अ मेल पर वीक का, तो 250 mg में अगर आपने मंडे को 250 mg ले लिया तो भाई ट्यूसडे वेडनेसडे को तो वो पीक कर जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 4-5 दिन बाद वो डाउन हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू जो है जब तक आपका दूसरा शॉट आएगा तो शायद 150 या 250 mg रह जाती है। एग्जैक्टली। तो इट्स द आइडियल वे ऑफ डूइंग इज द डिवाइड व्हाट आई डू बेसिकली। आई एम जस्ट ये जो आप बात कर रहे हो ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि मैं भी यही चीज करता हूँ। ठीक है, अपने साथ भी मैंने यही किया है कि अगर हम 70-75 कर रहे हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड माइक्रो डोजिंग। लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम कोचेज इसको प्रेफर करते हैं। मेरे पास, मुझे याद है अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने ओवरऑल गोल्ड लिया है, तो मैंने उसको माइक्रो डोजिंग करी थी शुरू। और उसका जब मैंने उसको भेजा ना बना के, एंड ही वाज लाइक अरे बस इतना ही, कि हम तो कितना कितना लगाते हैं, कि मैं तो 4-4 ml ट्रेन लगा रहा था, और आपने मुझे पूरे वीक का ट्रेन, वो पूरे वीक का जो आपने मुझे ट्रेन दिया है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउट, मेरे को याद है कि वो हम ऐसी डेट की बात कर रहे हैं, वो 150 mg पूरे वीक का था, डिपेंडिंग, वो 100+ कैटेगरी में खेलता है। तो कहता है इससे मुझे रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा यार, कभी इफ यू हैवंट यूज एनीथिंग यू कांट से कि आपको रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पहले आप करके तो देखो। वही आप वाली बात आ गई ना, कि आप उसको उस लेवल पे लेके जाते हो कि धीरे 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 हिट एंड ट्राई, जो हम बोलते हैं, कि अगर यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो उसको बढ़ाने का क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हमें जो रिक्वायरमेंट है भाई, अगर हमें पता है कि हमें इतने में आ जाना है, क्योंकि हर एक का आइडिया कोच को हो जाता है कि भाई इतना डोज इज ओके। अगर मैं किसी चीज की 500 mg डोज ले रहा हूँ तो मैं किसी बिगनर को 500 mg डोज नहीं बोलूंगा लेने को, बिकॉज मेरे में और उसमें तो पहली बात तो 50 किलो का फर्क है। और दूसरी बात, मेरी बॉडी की एक्सेप्टेंस में, मेरे रिसेप्टर्स में और उसकी एक्सेप्टेंस में और रिसेप्टर्स में बहुत फर्क है। अगर अभी से मैं उसको 500 mg दे दूंगा तो 5 साल बाद तो 500 mg उस पर काम भी नहीं करेगा। So that's how it is, simple. जितना भी कम ये बात, यही वाली बात जो भी आपने बोली कि 5 साल बाद उस पर काम नहीं करेगा, तो ये बात तो होती है ना कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट तो नहीं होते, लेकिन यूज टू तो हो ही जाते हैं। नहीं, देखो रिसेप्टर्स क्या है, जब आपका कोई भी एनाबॉलिक हार्मोन आपके रिसेप्टर से अटैच करता है वो तभी रिजल्ट देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप बॉडी में डोज डाल रहे हो लेकिन आपके रिसेप्टर्स उतने अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी सैचुरेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप रेगुलर आप साइकिल्स पे हो लेकिन आपको पता है आपके रिसेप्टर्स नहीं है, तो आपको लगेगा आप डाल तो रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। So there are things also, and there is a way to activate the receptors also, right? तो वो ये सारी चीजें ना बहुत ही ज्यादा डीप साइंस में जाने वाली बात है। जो एक नॉर्मल बंदा जो केवल ये देख रहा है कि भाई इस साइकिल में मेरे जो जीत गया, जिसने ओवरऑल जीता उसने ये चलाया था तो मैं भी ये चला लूं, नो इट डजंट वर्क लाइक दिस, राइट? most of the things are dependent upon your training, your nutrition and supplementation. जो anabolic protocol है, it comes only in the percentage of 5 to 10%. राइट, वो 5 से 10% आपको अच्छा पुश दे देगा अगर आपका 90% ठीक है, राइट? अगर आपका 90% ठीक नहीं है तो 5 से 10% भी जीरो हो जाएगा। That's how it works. Simple. सर जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जीएच, ये सेक्रेटोगोनाइन है जिनको बोलते हैं, तो डू यू प्रेफर देम गिविंग टू फीमेल एथलीट्स आल्सो? Everything depends. I told you, my things are not specific कि मुझे यही करना है। नो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने पहले 1 साल तक तो शायद कोई भी पेप्टाइड या ग्रोथ हार्मोन नहीं चलाया। एंड इनफैक्ट पेप्टाइड तो मैंने कभी अपनी 25 साल में यूज नहीं करे। शायद कभी एक आध कभी ट्राई किया हुआ। आई डोंट यूज पेप्टाइड्स एट ऑल। इफ आई हैव टू यूज आई विल जस्ट यूज एचजीएच। मैंने कभी बॉडी में कोई भी ये आपका जीएचआरपी, कोई भी फ्रैग रेप और ये नेवर नेवर। और अगर आप मेरी एचजीएच की डोज सुन लोगे तो एचजीएच की डोज भी मेरी उतनी है जितनी आजकल एक शुरुआती लड़के को दी जाती है। मैक्सिमम डोज आई हैव टेकन इज 5 to 6 IU, दैट्स इट।
and I am ripped in 100 kgs, completely ripped in 102 kgs. Imagine. So वो तो मेन यही है ना कि the main thing is your food, your solid foods. The body actually depends upon the solid foods. वो वर्क तो तभी करेगी जो मेहनत है एक्चुअली। लोग मेहनत नहीं करते, इसीलिए उन्हें ना ज्यादा सामान लेके अपनी बॉडी को ड्राई करना पड़ता है। यार आप कार्डियो अच्छा कर लो, थोड़ा सा धूप में लेट जाओ ढंग से, आपकी बॉडी वैसे ही ड्राई हो जाएगी। मैंने तो पहले मैं छोड़ता था, पिछले 2-2.5 साल से तो मैंने पानी भी छोड़ना और नमक भी छोड़ना बंद कर दिया। सर एक और बात, जब हम नमक छोड़ते हैं, हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन है, जितना नमक हमारी बॉडी को चाहिए वो तो वैसे भी जनरेट हो जाएगा। तो ये जो फेज एक आता है, फिलहाल अभी मेल्स में बात करते हैं कि लोगों ने 1 महीने पहले छोड़ दिया, जैसे आपने भी बोला 2 महीने, मेरे पास भी क्लाइंट है उसने 1 महीने पहले अपना सॉल्ट इनटेक बंद कर दिया, तो उसका क्या फायदा? उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। जब हम जजिंग पे जाते थे या हम वेइंग के लिए बैठते हैं, तो वहां पे लड़के आते हैं हमारे पास, उन्होंने वेट, क्योंकि किसी का 75 आ रहा है या 75.4 आ रहा है, उसको उतना कम करना है, वो चीजें समझ में आती है कि उसे पता था पहले से कि मुझे यहाँ पे सॉल्ट बंद करना पड़ेगा। लेकिन फीमेल कैटेगरी के लिए इसको बंद करवाना वो तो कोई जेन्युइन बात नहीं है। ये बंद करवाना ना करवाना डिपेंड करता है। देखो आपको पता है कि आप ये समझ रहे हो कि आपकी लास्ट टाइम तक कंडीशनिंग अच्छी आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एथलीट खुद भी बहुत गलतियां कर देता है और कोच को नहीं बताता। राइट राइट। ठीक, इसीलिए कभी कभी आपकी सोची हुई चीजें हमेशा 100% ठीक नहीं होती, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आई फेस दिस मेनी टाइम्स, बिकॉज या तो एथलीट गलती कर देता है या कहीं कहीं ऐसा होता है बॉडी रिवर्स रिस्पॉन्स कर देती है। उस केस में जो पीक वीक प्रोटोकॉल है ना आपका, उसमें बहुत ऑल्टरेशंस करने पड़ते हैं। वहां पर जो है फिर आपको ये पता है आप ऑल्टरेशन तो कर दोगे, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड ये भी पता होता है कि भाई जो बात सोची थी वो नहीं आ सकती, क्योंकि एक हफ्ता देखा जाए तो बहुत भी है लेकिन बहुत कम भी है। क्योंकि ऑलरेडी अगर बॉडी बिगड़ चुकी है, तो बॉडी जब अपने आप बिगड़ती है ना, तो वो इतनी जल्दी अपने आप सही नहीं होती। राइट। उसको अपना टाइम चाहिए होता है। सेम थिंग आप देखो, बिग रैली जो 5th पोजीशन पे रह गया था 2023 में, उसके साथ क्या हुआ था, उसको बॉडी ने रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई थी बॉडी में, बिकॉज डायरेटिक का इफेक्ट जो था उसको रिवर्स हो गया। तो थोड़ा लेट हो गया, डायरेटिक का इफेक्ट जितने टाइम तक था उसके बाद से बॉडी ने पानी पकड़ना शुरू कर दिया। दैट्स द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जो चीज आप निकालोगे बॉडी उसको भरने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी। So it can happen to anyone, even at the Olympia level, it can happen to anyone, even at the local level, it can happen to anyone. I personally faced this problem in 2023 Olympia. From first, I was on 5th. मैं गोल्ड जीत के मैं 5वें पोजीशन पे आया, because just before 10 minutes of the show, I अपने आप से ही मेरे को वो तब पता चला जब मैंने अपने पिक्चर देखे। मैंने कहा यार वाकई में जो मेरा वैक्यूम होता है वो इसमें बन ही नहीं रहा, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तो वहां से मुझे समझ में आ गया, रजत अगर तू टॉप 5 में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो एक कंसेप्ट ये भी आ जाता है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को उस हिसाब से फॉलो करते हैं कि बीइंग अ कोच आप खुद पे वो चीज फॉलो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब हम क्लाइंट की बात करते हैं तो क्लाइंट में कहीं ना कहीं ये भी तो है कि मेंटली वो इतना स्टेबल उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि कार्ब्स डिप्लीटेड है, सब कुछ है, तो एकदम से वो चीज सामने उठ के आती है कि मेरे साथ हो नहीं रहा, ये मुझे ऐसे करना था, ये नहीं हुआ, तो उसको हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है बीइंग अ कोच। चलो आपके तो एथलीट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, नवनीत मैडम है, ठीक है, तो बिंदिया मैम आपके साथ होते हैं, तो वो फिर भी स्टिल क्लाइंट्स का माइंड सेटअप तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी ट्रेनिंग का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी बॉडी के साथ साथ ट्रेनिंग ऑफ माइंड ऑल्सो, राइट। जो मैं सेशंस के बीच में इन लोगों को सिखाता, इन लोगों को पता नहीं चलता लेकिन मैं ऑटोमेटिकली इन लोगों को सिखाता रहता हूँ। क्योंकि अगर आपका दिमाग आपके साथ नहीं है ना, तो आपकी बॉडी कुछ नहीं कर सकती, ठीक। तो मेरे साथ हमेशा से ये रहा है कि मेरे एथलीट्स कभी भी झटपटाते नहीं है किसी भी सिचुएशन। जो झटपटाते हैं वो मुझे पता होता है पहले से ये झटपटाएंगे, क्योंकि वो शुरुआत से सुनते नहीं है। मतलब स्टेज पे जाने पे मेरी स्टेज पे जाने के बाद मेरी आप बता देती है भाई ये स्टेज पे किस नंबर पे आएगा, 1st to 5th आएगा नहीं आएगा, या 1st और 2nd के बीच में आएगा नहीं आएगा। बहुत ही जब क्लोज होता है तो भाई मैं भी वेट करता हूँ जजेस क्या डिसीजन देंगे, बट ये हो जाता है। तो ये मेरे को पर्सनली पहले से पता होता है कि किसका दिमाग खराब होने वाला है और कौन काम रहने वाला है, क्योंकि जो बातें सुन लेता है
वो ऑटोमेटिकली काम रहता है, और जो नहीं सुनता है वो झटपटाता है सर हमेशा से। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कोच किसी को कोचिंग दी है, कोई भी लड़की है, मेल है या फीमेल है, चलो दोनों छोड़ो, तो आपने कोचिंग दी है, अब उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, मतलब बीइंग एन एथलीट की बात कर रहा हूँ, फिटनेस वालों की नहीं, तो वो हमसे बात किए बिना या तो स्विच कर गया किसी और के पास, क्योंकि बहुत होता है आज तो ओलंपिया लेवल पे भी होता है कि वो अपना कोच बदल लेते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ यार मैंने इस पे इतनी मेहनत करी थी, अब ये इसने क्या किया? मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो भाग जाए। मेरे साथ तो ऐसा होता है डिजायर्ड रिजल्ट भी मिल गया तब भी भाग गए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्या होता है ना, एक ना मेरी पर्सनली ऐसी आदत ये है कि मैं अगर आपका कोच भी हूं ना तो मैं कभी भी कोच बन के नहीं रहूंगा। बिकॉज अगर मैं हमेशा कोच बन के रहूंगा तो मुझे ये पता है मेरी सीखने की शक्ति कम हो जाएगी। मैं हमेशा एक ट्रेनी बन के रहता हूँ, ठीक है, जिससे सीखता रहा हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, उन्हें नहीं पता कि वो मैं उनसे क्या सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक नॉर्मल जिम करने वाले बंदे से जो मेरे जिम में कर रहा है उससे भी मैं बहुत चीजें सीख लेता हूँ, अच्छी चीजें। ठीक है, मेरा अगर मेरे जिम में 50 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं एक बार में, तो मैं 50 का मूवमेंट पता है मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि अब इतना टाइम 25 साल से मैं खनखनी लोहे की सुन रहा हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाता है। मतलब अगर उस कोने में बंदा रैप कर रहा है और मैं इस कोने में खड़ा हूं तो आई कैन काउंट द रैप्स ऑल्सो। इतना इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। सो ये इसीलिए होता है कि उन्हें ये लगता है कि अब वो इतने अच्छे हो गए हैं कि उनमें ईगो आ जाता है। वो फिर ये डाउट करने लगते हैं, अरे यार सर तो ये बता रहे थे ऐसा होगा नहीं। वो अपनी तरफ से चीजों को घुमाने लगते हैं। मैनिपुलेट कर। जहां पर ये आ जाता हाँ, जहां पर ये आ जाता है तो क्या होता है, मैं उससे कटना शुरू हो जाता हूँ। क्यों शुरू हो जाता हूँ? क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि वो मेरी बात नहीं मान रहा, क्योंकि उसके एटीट्यूड में वो ईगो दिख जाता है। जब मेरा सीधा सा मानना ये है, आप आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोच इन वर्ल्ड, राइट? ठीक है, मेरे से भी बहुत लोग अच्छे हैं और हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाकई में छोड़ना है, आप प्यार से छोड़ के जाओ और बोलो कि अब मैं कहीं और ज्वाइन कर रहा हूं या कर रही हूँ। ठीक है, एंड कभी अगर मुझे लगेगा तो मैं आपके पास वापस आऊंगी। इट्स अबाउट बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, आप ढंग से जाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने भी पहले 2-3 कोच, मैंने मुकेश सर के साथ ट्रेनिंग करी है, मैंने और भी लोगों के साथ ट्रेनिंग करी है, लेकिन आज भी ऐसा नहीं होता कि मैं उनसे मिलूं तो आंख चुराऊं। आज भी हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग हंसते खेलते हैं, सब काम करते हैं। एक ये हेल्दी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अपने हर एक एथलीट की फाइनेंशियल हेल्प भी करता हूँ। आप सोचो मेरे कितने पैसे मारे जाते हैं इस चक्कर में, मतलब लाखों रुपए मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है, अपने भी पैसे अगर पैसे आप मांगोगे तो उसको बुरा लग जाता है। यार एक बात बताओ, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो भाई एक टाइम तो आएगा कि आपको भी हेल्प की जरूरत होगी, आप अपने तो जरूरत पैसे पड़ेगी। ऐसा एग्जैक्टली। तो है नहीं भाई मेरे पास मल्टीपल बिजनेस है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा मेरा 1 लाख 2 लाख 4 लाख कम हो गया तो वो पॉइंट होता है कि भाई मैं मांगता मांगता भी थक जाता हूँ, और जब मैं थोड़ा सा ये बोल देता हूँ भाई जरूरत है मेरे को दे दो ना, तो उन्हें लग जाता है मुझसे क्या मांग लिया। ये मैंने बहुत फेस किया हुआ है, मतलब स्टिल आई एम फेसिंग, देयर आर सो मेनी पीपल। मैं उनसे मतलब मेरे को लेने हैं, और मैं मैसेज भी डाल, एक एक महीने 2-2 महीने में मैसेज डालता हूँ, उसके बाद भी मेरे को पैसे नहीं मिलते। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, बट आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं केवल आपसे कोचिंग की फीस ले रहा हूँ, मैं आपसे पोजिंग की फीस नहीं ले रहा। आप इंटरनेशनली जाओगे, आपसे को पोजिंग पोजिंग सेशंस अलग से होते हैं। के, मैं आपसे बैक स्टेज स्टैंडिंग की फीस नहीं ले रहा। ठीक, आपके एग्जैक्टली। 8-10 हजार रुपए आप शेरू के कराओगे तो वो आपके बच रहे हैं। मैं आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, चाहे मैं खेल रहा हूँ या नहीं खोल रहा हूँ, उसका एकोमोडेशन और ट्रैवल चार्जेस मैं आपसे नहीं ले रहा। आपको मैं शो के दिन खुद उठा रहा हूँ, बिंदिया मैडम खुद उठा रही है, अलार्म बोल रहे हैं, इमेजिन। उन्हें यही नहीं पता उनका शो है, सो रहे हैं, 4-4 5-5 6-6 अलार्म बोल रहे हैं, इमेजिन। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी लेने के बाद भी अगर गालियां सुनने को मिले तो मैं तो सीधा निकाल देता हूँ बंदे को, चाहे कितने बड़े चैंपियन हो। मैं ट्रेन नहीं करता, मैं नहीं ट्रेन करता। मतलब मैंने 1-1 लाख रुपए महीना जो मेरे को ट्रेनिंग के देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट, आई टोल्ड देम सर मेरे से नहीं हो पाएगा। आई एम जस्ट जनरल क्लाइंट्स, आई एम टेलिंग यू मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप 6 महीने बाद मुझे ही गाली दोगे, बिकॉज आई कैन सी व्हाट यू आर डूइंग। तो मेरे को अपनी एग्जैक्ट। रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे 6 महीने के 6 लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं कहीं और से कमा लूँ।
तो मेरे साथ डिससेटिस्फैक्शन की वजह से नहीं छोड़ते, ईगो की वजह से लोग छोड़ते हैं। और हाँ, ये भी वरुण बात ठीक है, जिन्होंने मेरे पास से छोड़ दिया उन्होंने खेलना ही छोड़ दिया। ये मेरे पास रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। अच्छा, बहुत कम लोग ऐसे हुए जिन्होंने मेरे पास से जाके या मैडम के पास से जाके कंटिन्यू कर पाए हो। एक आध 2 शो ही खेले होंगे, खत्म। किसी किसी ने तो एक भी शो नहीं खेला, ओके। एक भी शो नहीं खेला, अभी तक का एक रिकॉर्ड है। आपकी वो भी क्लाइंट थी ना जो हिमाचल से थी, क्या नाम था उनका? उन्होंने लास्ट शो हाँ, मेरे साथ ही किया। राधिका राधिका, हाँ वो आए थे मेरे शो पे ना, क्योंकि मैंने उनको बुलाया था। लेकिन अब देखो यहाँ पे वही बात आ जाती है, चाहे हमने उन्हें शो पे बुलाया, अब शो की टाइमिंग थी सर, नॉर्मली शो शुरू हो जाता है 11-12 बजे, ठीक है, हमारा आई थिंक 12 बजे के आसपास शुरू हो गया। बिकिनी कैटेगरी हो गई मैडम शाम को 7:30 बजे आ। ओ माय गॉड। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है सर, हम हमारे पास स्पेशली फोटोग्राफर था, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैडम शाम को 7:30 आए थे, 8:30 बजे तो हमारी ओवरऑल कैटेगरी हो रही थी। आपने पूछा नहीं लेट क्यों आए? उस दिन सेम डे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सोनू सूद का शो था, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट शो था वो। तो उन्होंने ऑब्वियसली सोनू सूद ने सबको बुलाया था, सबके सबके पास मैसेजेस पहुंचे थे, तो ये मैडम वहां पे चले गए जबकि इनको पता था कि इनकी कैटेगरी है और इन्होंने जज करनी। और स्पेशली मेरे पास तो इनका कोई लिंक नहीं था, हिमाचल से वहीं से किसी से लिंक निकलवा के तो इनको बुलाया था। चार्ज तो वो कहते थे कि चार्ज कुछ नहीं हम करेंगे, कि आप बस ये है कि जो ट्रॉफीज वगैरह जो भी होते हैं वो तो होना ही है सर, वो तो करेंगे ऑब्वियसली, हम किसी को बुला रहे हैं वो तो है ही। तो उन्होंने भी बंद कर कोई दिया, वो भी बात नहीं नहीं, खेल देखो रहे थे। पर्सनल, अब ये ना एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने किसी को कमिट कर दिया है तो आप उसके पास जरूर जाओ। पहली चीज, अगर आप किसी वजह से लेट हो रहे हो या आप नहीं जा पा रहे तो आप 1-2 दिन पहले बता दो, जिससे बंदा दूसरा अरेंजमेंट कर सके, एग्जैक्टली। है तो ना? वो भी तो अब आपके साथ, मतलब आप उनको नहीं कर रहे हैं ट्रेनर वो? नेगेटिव सिचुएशन नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन इट्स बेटर टू इन्फॉर्म रादर देन आंख चुराने से। ऑलवेज बेटर टू इन्फॉर्म कि ये सिचुएशन है, हम इस बार नहीं आ पाए। अब सर कितने क्लाइंट्स इस टाइम पे, बिकिनी एथलीट्स कितनी ट्रेन हो रही है इस टाइम? आ, अभी शेरू के लिए नवनीत इज ट्रेनिंग फॉर प्रो शो, ओके। ठीक है, एंड वन गर्ल फॉर फिजिक कैटेगरी फ्रॉम तेलंगाना। शी इज अच्छा, ऑलरेडी IBBF की विनर है वो ऑलरेडी, और वो अब स्विच कर रही है इसमें IFBB में। तो शी मोस्ट प्रोबेबली 99% शी विल अपीयर इन जून फॉर शेरू इन शेर फिजिक कैटेगरी। जी कैटेगरी, राइट। तो सर यस। इनकी ट्रेनिंग में सो फर्क आएगा? अभी अब दो, यहीं पे ये आपकी दो अलग अलग कैटेगरीज आ गई, एक बिकिनी कैटेगरी, एक फिजिक हाँ, कैटेगरी। तो बीइंग फीमेल्स इनमें क्या फर्क आएगा ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में तो कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं बहुत ज्यादा, क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा। मैं बताता हूँ कि मैंने आपको देखो पहले इसका आंसर दे दिया है। बिकिनी की अगर मैं बात करूं, बैक दिखनी नहीं है, ठीक है, ट्रेन करना है लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फोकस ट्रेनिंग, राइट? एग्जैक्टली। I will put the movements of back training in the plan, but those will not be focused movements, or those movements I will never train. They themselves train. ओके ओके मेरे साथ जो ट्रेनिंग होगी वो उसी चीज की होगी, या तो वो वीक पार्ट है या वो रिक्वायरमेंट है स्टेज की, ओके। ठीक है। दूसरी बात आ गई आर्म्स की, बाइसेप्स ट्राइसेप्स फोर आर्म्स की, ठीक है। इतनी जरूरत नहीं है ट्रेन करने की, क्योंकि ना हमें उसकी मस्कुलरिटी चाहिए ना उतनी शरीर पे, केवल हमें एक पटीट आर्म चाहिए। So very limited training of that, and she will train that herself. अच्छा ओके। Chest, again, chest is zero requirement. Chest की कोई requirement नहीं है. Only 1 or 2 exercise in a week. पूरे वीक में 1 या 2 exercise just to give activation to the muscle. That's it. ये मैं बिकिनी कैटेगरी की बात कर, ठीक है। शोल्डर ट्रेनिंग, yes, shoulders are important, but depend करता है where your shoulders are right now. What is the level of the shoulder? She already has very good developed shoulders because she does powerlifting also, and she is with me for the past 6 years. ठीक है, तो ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट है, मुझे उसको ट्रेन कराने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, मुझे केवल उसको कंडीशनिंग करनी है। तो द ट्रेनिंग विल बी देयर, बट वेरी विद वेरी लेस फोकस। देखो कितना ज्यादा इन डेप्थ है, ठीक है, लेस फोकस। अब आ गए बात लेट्स से लोअर बॉडी की।
लोअर बॉडी से पहले मिड सेक्शन चढ़ते हैं, बिकॉज शी हैज वेरी वेरी हाई थायराइड। उसको आई थिंक 15 साल हो गए, 15 साल से। इमेजिन हर डोसेजेस, रेगुलर डोसेजेस ऑफ थायरॉक्सिन इज 125 mcg, इतना हाई थायराइड है। 125 mcg, 25 Yes. mg की टैबलेट आती है। 125 mcg is her regular dosing, just so that her body can digest food, metabolism को एक्टिवेट करने के लिए। चाहे वो मैं ये नहीं बता रहा प्रेप की डोज, मैं बता रहा हूँ उसकी रेगुलर डोज, जो रेगुलर डोज है। इमेजिन इतने हाई थायराइड पे होने के बावजूद उसको हम स्टेज शेप में लेके आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हर मेन प्रॉब्लम इज बिकॉज थायराइड में सीधी सी बात है, सबसे पहले जो है आपका स्टमक जो है सबसे ज्यादा फैटी और फ्लफी होता है। एग्जैक्टली। तो वो हमारा प्रॉब्लम एरिया है फॉर नवनीत, जिसको हमें करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। मेरे दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब उनकी किसी भी वीडियो में या किसी भी फोटो में, नॉर्मल में भी कभी ऐसा फील हो दैट शी इज ब्लोटेड, दैट शी इज हैविंग स्टमक एच? क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं ऑलरेडी, आपके साथ भी मैंने उनको वीडियोस में देखा है। मतलब एक अलग लेवल है, यू कांट इमेजिन कि लाइक अब आप बता रहे हो तो पता लग रहा है। एंड शी हैज वेरी हाई आर्थराइटिस, वेरी हाई। यस, और मेरे पे आने से पहले उसकी लोअर बैक जा रखी थी। लोअर डॉक्टर ने मना कर दिया था, भाई आप कोई भी वेट नहीं उठाओगे। बट आज के टाइम में बंदे 150 किलो का डेडलिफ्ट करती है पावर लिफ्टिंग, इमेजिन। तो सी एवरीथिंग डिपेंड्स। नाउ कम्स टू द लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में क्वाड मेरे को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, मुझे हल्की हल्की लाइंस चाहिए दिखने के लिए लोअर बॉडी में। वो ऑटोमेटिकली उसके है, बिकॉज शी डज पावर लिफ्टिंग। ठीक है, तो क्वाड की ट्रेनिंग भी हफ्ते में एक बार मैक्सिमम एक्टिवेशन, उसके बाद छोड़ दिया उसको, खत्म। आप कह रहे हो ना कि 3-4 दिन, एक दिन में 4 बार ट्रेनिंग। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रोज लेग्स कराते हैं। बिल्कुल। नो 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 नो, करने से कभी भी बॉडी नहीं बनती, रिकवरी से बॉडी बनती है। फैट लॉस भी रिकवरी से ही होता है ना। तो क्वाड का भी मैं पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, हाउ आई डिजाइन दैट प्लान। ट्रेनिंग क्वाड की भी जस्ट वंस अ वीक, ठीक है, 3 एक्सरसाइजेस, 12 से 14 सेट, खत्म, सिंपल। लेकिन माई ट्रेनिंग इज ऑलवेज इंटेंसिव। अगर आप एक सेट भी कर रहे हो तो एक सेट आपको लगेगा भाई 10 सेट के बराबर है। वो मैंने देखी है वीडियोस में। तो फिर अब बिकनी में फोकस किया गया। शोल्डर के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको एब्डोमिनल सेक्शन, मिड सेक्शन का मैंने आपको क्लियर कर दिया उसकी क्या कंडीशन है। नाउ इट कम्स टू द ट्रेनिंग ऑफ ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, जो पोस्टीरियर चेन के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं आपकी बिकनी में। ठीक है, बिकनी में आपको टेपर्ड वेस्ट चाहिए और अच्छे ग्लूट्स और हैम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए खासतौर से। ठीक है, ग्लूट्स हैम की ट्रेनिंग अगर वो मेन रिक्वायरमेंट है तो ये नहीं है मैं रोज डालूंगा, ट्वाइस अ वीक ओनली ट्वाइस अ वीक with maximum effort. So I will always train her, and I train her only for glutes and hams and sometimes for quads. ठीक है, बिकनी की ये बात हो गई। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए, मतलब जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से ट्रेनिंग पैटर्न सेट कर दो। तो भाई जजिंग भी तो उसी हिसाब से होनी है। डिपेंडिंग अपॉन द गोल्स, मतलब इट्स अबाउट वेस्टिंग एनर्जी इन समथिंग जिसके हमें पॉइंट नहीं मिल रहे। ओके। मैंने ऐसे ऐसे बिकनी वालों को देखा यार, हफ्ते में 2-2 3-3 दिन चेस्ट कर रहे हैं और 20 सेट कर रहे हैं। इमेजिन, डंबल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डंबल फ्लाई ये कर रहे हैं। ठीक है, बैक की हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं और मतलब अनइमेजिनेबल, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपकी बैक तो छुप जानी है भाई, मार्क्स ही नहीं है बाल आ बैक के, जाएंगे, बाल आ जाने हैं। आप ठीक है, आप बैक को ट्रेन करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन भाई तोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे पॉइंट्स है, मैं खुद भी अपनी ट्रेनिंग ऐसी करता हूँ। मैं पता है अपनी ट्रेनिंग कैसे करता हूँ, शायद ये आपने सुनाओ, मुझे नहीं पता, हो सकता है सुनाओ। मैं अपने पोजेस को एनालाइज करता हूँ। जब आप स्टेज पे होते हो तो आपको पोज के ही तो पॉइंट मिलते हैं। आपने जिम में कितना वेट उठाया, कितने रैप मारे, उसके तो पॉइंट नहीं मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने पोज को एनालाइज करता हूँ, इसमें सिमेट्री में कहाँ कमी है। ओके। बस जहां मुझे कमी लगती है सिमेट्री में, मैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग अपनी बनाता हूँ। बस जहां पे पोज हिट करा, बैक डबल बाइसेप्स हिट करा, मुझे पता है कि मेरे लैट्स का जो राउंडनेस है वो कम आ रहा है, मेरी ट्रेनिंग उसी पे बेस्ड हो जाएगी, फोकस उस पे हो जाएगा, ट्रेन में सब कुछ करूंगा। 2 साल पहले मुझे ये पता चल गया था मेरे ग्लूट्स वीक है, मुझे अपने ग्लूट्स पे काम करना है अगर मुझे अपने बैक डबल बाइसेप्स को और अपने बैक रिलैक्स को अच्छा करना है तो।
आज आप ग्लूट्स देख लो मेरे, शायद अगर आपने कोई पिक्चर देखी होगी तो। और मैं कभी हिप थ्रस्ट नहीं करता, आई नेवर डू हिप थ्रस्ट। ओके। आई डोंट बिलीव इन डूइंग हिप थ्रस्ट। मेरे इनफैक्ट मेरे बिकनी वालों के भी आपको हिप थ्रस्ट बहुत ही रेयर मिलेगा। अगर मिलेगा तो डंबल से 3-4 सेट मिलेंगे, अदरवाइज नो हिप थ्रस्ट विद द बार, नेवर नेवर। वो अगर तो एक्सपीरियंस माय एंड डिपेंडिंग अपॉन गोल स्पेसिफिक चीज हो जाती है बिल्कुल। हाँ मतलब देखो ना, मुझे यार एक बात बताओ, मुझे आज के टाइम में पता है कि अगर मैं रिक्शा चलाऊंगा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं चलाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे आज के टाइम में पता है कि अगर मैं जिम खोलूंगा, मेरे पास एक बंदा भी नहीं आ रहा, तो मैं फ्री फंड में रेंट दूंगा क्या? नहीं दूंगा। ठीक है ना, एग्जैक्टली। इसी तरीके से मुझे पता है भाई इस चीज के पॉइंट मिलने ही नहीं है, जजेस को देखना ही वही है, तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना, अनवांटेडली क्यों एनर्जी वेस्ट करूंगा? दैट्स द सर राइट वे ऑफ डूइंग। इनमें फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, इनमें क्या इन क्योंकि मेल्स में तो हम सीधी बात बोलते हैं कि साइट एनहेंसर्स आई डोंट थिंक दे वर्क एक्चुअली। मैंने तो कभी डायरेटिक्स भी नहीं यूज करवाया किसी को। तो फीमेल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि उसने मेडिफॉर्म यूज किया था, तो क्या ये एक्चुअली वर्क करते हैं कि ग्लूट्स पे लगा ले? क्योंकि काम तो हमारा वर्कआउट हमारी डाइट ही करते हैं ना। एनाबॉलिक्स तो 5% 10% काम करेंगे। व्हाट अबाउट साइड एनहेंसर्स? काम सब कुछ करता है, अच्छा। आप कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ओके। आपने सोचा, आपने साइट एनहांसमेंट 3 दिन पहले लगा लिया और आपके जो है वो गोले गोले बढ़ जाएंगे, सॉरी टू से दैट, इट विल नेवर हैपन। ओके। देयर इज अ वे ऑफ पुटिंग साइट एनहांसमेंट ऑल्सो, किस साइट पे कहाँ पे किस एंगल से लगाना है, पहली चीज। कितनी डोज लगानी है, दूसरी चीज। कितने ड्यूरेशन तक लगाना है, तीसरी चीज। कहाँ पे एक्चुअल में जरूरत है, चौथी चीज। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक साइट एनहांसमेंट का, यू विल नेवर बी हार्ड, अच्छा। you will be puffy because see hyaluronic acid जो होता है साइट एनहांसमेंट में, केवल hyaluronic acid होता है, ठीक है। राइट। hyaluronic acid जो है वो वाटर होता है, कुछ नहीं होता। वो जितने भी आपके मसल सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जितना भी गैप होता है उसको वो वाटर से भर देता है। ओके। तो तो आप आपकी फ्लफी लगते हो? मसल फुल हो जाती है। बट इमेजिन अ थिंग बडी, जो आपकी मसल सेपरेशन है वो भी तो उन्हीं सेल्स से ही आ रही है। तो जब तो आप उसको डेफिनेशन भी फुल कर मरेगी। दोगे, मसल की जो सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाती है। साइट एनहांसमेंट हमेशा हफ्ते भर पहले बंद कर देना चाहिए। लोग साइट एनहांसमेंट हफ्ते हफ्ते में लेते हैं, लास्ट वीक में। आप सर देयर इज एक यहाँ पे देयर एक इज और अ बात है। राइट वे ऑफ। ये जब जब हम अभी आपने इसकी बात करी ना कि हमें साइड एनहेंसर बंद कर देना चाहिए, तो इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप ही से पूछता हूँ। हम टेस्टा यूज करते हैं ऑब्वियसली, लास्ट साइकिल में हम लोग प्रोपिनिटी यूज करते हैं क्योंकि शॉर्ट एस्टर है। तो मैंने कई सारी थ्योरीज देखी, हम लोग तो लास्ट वीक में बंद कर देते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं बंद करते और लेग्स का वर्कआउट भी बंद नहीं करते। तो ये किस लेवल तक ठीक है और किस लेवल तक गलत? यार अगेन वही बात आ जाती है कि बॉडी टाइप है, ठीक है। और हर एक बंदे की बॉडी सेम इफेक्ट नहीं देती। किसी की मसल बहुत राउंड लगती है, किसी की श्रेडिंग बहुत लेकिन अच्छी होती है, किसी टेस्टा की। तो एस्ट्रोजन में चेंज होगा ना उस टाइम पे। तो अगर आप बॉडी में ऑलरेडी एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स डाल रहे हो तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, वो मतलब कि हाँ, जब ब्लॉकर डाल रहे हो वो अलग बात होगी कि अगर आप ब्लॉकर डाल रहे हो, कि लास्ट में लोग यूज करते हैं एरोमेटिक इनहिबिटर भी यूज करते हैं ताकि बॉडी थोड़ी अच्छी दिखे। आइडियली प्रो लेवल पे टेस्ट वगैरह 1 हफ्ते 5 दिन पहले बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनली तो 15 दिन पहले बंद कर देता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। और उनके मैं कभी नेगेटिव इम्पैक्ट? कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है। नहीं नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बॉडी पे आ गया, वो दिख रहा है कि हमारी स्टायरेशन आ गई, हम क्लियर हो गए ज्यादा। मेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ होता है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड है वो न्यूरोलॉजिकली हमें कई लोगों को करता है, हमें नहीं करता, मतलब कई हर एक को नहीं करता। न्यूरोलॉजिकली इम्पैक्ट देता है, कई लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या टेस्टा बंद करने से, क्योंकि हम कहते हैं कि टेस्ट के बिना कभी भी साइकिल होना नहीं चाहिए, मेल्स में कभी भी साइकिल टेस्ट बेस के बिना नहीं होना चाहिए। तो वो लास्ट 15 दिन जब हम बंद करते हैं, तो उसके बाद अभी कई लोग तो अपना साइकिल कंटिन्यू भी रखते हैं, अगला शो खेलना है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो उसके अंदर उस चीज का फर्क पड़ता है कुछ? वो दोबारा से शुरू किया जाता है या वो बंद ही रहता है वो? एक चीज आप भूल रहे हो इसमें बहुत बड़ी, जो आपको भी पता है शायद मिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप टेस्ट इनहेंसनेट को देखोगे तो उसकी हाफ लाइफ 45 to 60 डेज की होती है, ठीक है।
अगर आप डेकाड्यूराबोलिन पे जाओगे, उसकी हाफ लाइफ 60 to 90 डेज होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और अगर डिटेक्शन टाइम पे चले जाओ तो देयर आर टू थिंग्स, हाफ लाइफ एंड डिटेक्शन टाइम। डिटेक्शन टाइम 12-12 महीने तक। डेकाड्यूराबोलिन का 4 हाँ 4 से बिल्कुल 5 मिनट डिटेक्शन टाइम। ठीक है, और टेस्ट प्रोपियोनेट, टेस्ट इनएंथनेट या टेस्ट साइक्लोनेट या सस्टेनॉन, कुछ भी आप कह लो, ये 4 बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। अब अगर मैं बात करूं, मैंने कभी अपनी लाइफ में टेस्ट प्रोपियोनेट यूज नहीं करा, मैं सारी कटिंग अपनी टेस्ट इनएंथनेट से ही करता हूँ। अच्छा। जी, क्योंकि मुझे टेस्ट प्रोपियोनेट नहीं सूट करता, मेरे को इतना बड़ा गांठ हो जाता है और मैं 2-3 दिन तक फीवर में रहता हूँ। पर बोला तो यही जाता है ना सर कि एट द एंड ऑफ द साइकिल यू शुड गो फॉर शॉर्ट एस्टर्स। क्यों बोला जाता है भाई? ये तो आपको लगता है बोला जाता है, डेक्स्टर जैक्सन ने कभी शॉर्ट एस्टर्स यूज ही नहीं करे। और बोलो। ओके। एवरीथिंग डिपेंड्स बडी, देयर इज नो फिक्स प्रोटोकॉल, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं अपने क्लाइंट्स को भी या किसी को भी या एथलीट को भी टेस्ट प्रोपियोनेट तो नेक्स्ट टू नन यूज कराता हूँ। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं समझता हूँ कि टेस्ट था तो टेस्ट ही है, इट विल वर्क इन द सेम वे। हाँ, उसकी हाफ लाइफ वगैरह सब अलग अलग है, ठीक है, वो अलग चीज है। यस, मैं आपका कहने का मतलब है कि दैट इज द रीजन, अगर आप 15 दिन पहले बंद कर रहे हो क्योंकि यू आर यूजिंग ऑलरेडी एन एंथ्रेट, तो उसकी तो हाफ लाइफ भी नो बहुत नो, लंबी है। even if I'm using the propionate, because यार ऑलरेडी बॉडी में इतना स्टोर्ड है। अगर आप 1000 mg propionate ले रहे हो यार हफ्ते का, तो आप रोज 1.5 ml के आसपास ले रहे हो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो और उसकी ऐसा तो नहीं 4 से 5 दिन उसकी हाफ लाइफ होती है। होती। जब 4 से 5 दिन हाफ लाइफ होती है और आप रोज 1.5 ml ले रहे हो, इमेजिन आपके लेवल्स कहां पर होंगे भाई। आप प्लस कर लो ना। जब आप मान लो आप 15 दिन पहले बंद कर रहे हो लेट से, और आपने 16 दिन पहले तक उसको 1.5 ml रोज लिया है, लेट से एक हफ्ते पहले भी 1.5 ml आपने शुरू करा, मैं मान के चलता हूं चलो, तो 1.5 ml के हिसाब से आप एवरेज लगा लो, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी 800 से 1000 mg पड़ा हुआ है अभी भी। पड़ा हुआ पड़ा हुआ। पड़ा हुआ है, तो भाई 800 से 1000 mg जाते जाते 8 से 10 दिन लगेंगे। लो आपकी एग्जैक्टली। जवाब, आपका जवाब मिल गया। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ओके। अब एक यहाँ पे ना एक चीज और है, यहाँ पे बहुत लोग ये गलती करते हैं, खास करके जो फीमेल कोचेज हैं, वो मैंने मेरे पास चैट्स है, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, वो लोग फीमेल्स को बोलते हैं दैट यू शुड नाउ गो फॉर पीसीटी। जब बॉडी के अंदर स्पर्मेटो, मैं वही बोलने का था, जब बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होना ही नहीं है, होगा ही नहीं, तो फिर पीसीटी कहां से आ गई? जब हमारे उसमें हमारे पास एचपीटीए ही नहीं है, एचपीओ है, राइट? तो फिर ये चीज पे थोड़ा सा आप एक बार बताओ। व्हाट इज पीसीटी? पीसीटी मींस पोस्ट साइकिल थेरेपी। थेरेपी वर्ड का मतलब क्या है? अगर हम रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग देखें, सो वी आर ट्राइंग दैट हमारी बॉडी जो अपना नेचुरल टेस्ट का लेवल है उसे जनरेट करना शुरू कर दे। एग्जैक्टली। ठीक है, मेल का डोमिनेटिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल का डोमिनेटिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब अगर आप फीमेल के हार्मोन में देख रहे हो, ऑलरेडी उनके प्रोजेस्टेरोन है ही है बॉडी में, हम एक्स्ट्रा टेस्ट दे रहे हैं बॉडी के अंदर। कोई भी फॉर्म एनाबॉलिक इट्स ऑलवेज टेस्ट और डीएसटी। टेस्ट, डीएसटी और 19 नॉर्म, ये 3 तरीके के मेन अकाउंट चलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। ये एनाबॉलिक कोर्स आपने मेरे साथ एनाबॉलिक कोर्स किया था मेरा? नहीं किया? नहीं। वो करना चाहिए आपको। वो इट्स लाइक अ, मतलब 6 स्लाइड में वो ऐसा कोर्स है, वो दुनिया के किसी भी इंसान ने कर लिया। इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल, बिकॉज वो बेसिक बनाया हुआ है मैंने, बेसिक। लेकिन उसमें जितने भी ये प्रॉब्लम्स है ना जो लोग फेस करते हैं कि यार ऐसे ऐसे क्या होना क्या होना, वो किसी को नहीं होंगे। एनीवेज चलो, तो कहां पर थे हम? हम हाँ, उसकी बात कर रहे थे ना, रेस्टोरेंट। PCT, PCT, हाँ। अब जब बॉडी को, फीमेल बॉडी को नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना ही नहीं है, एग्जैक्टली। उसे तो हमें आइडियली एस्ट्रोजन वापस लाने के लिए करना है, क्योंकि जब हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई कर देंगे तो फीमेल बॉडी को तो एस्ट्रोजन वापस लाने की जरूरत है ना, क्योंकि वही उसका डोमिनेटिंग हार्मोन है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें जो हम मेल के यूज करते हैं कभी नहीं करेंगे। मैक्सिमम यू कैन यूज इज एचसीजी, एचसीजी। दैट्स इट। अगर आप टमॉक्सिफिन और क्लोमिड भी यूज कर रहे हो उसके लिए, तो भाई वो तो एस्ट्रोजन को सप्रेस ब्लॉक कर दे, करते राइट? हैं। आप तो रिवर्स पीसीटी, आप तो मेल वाली रिवर्स पीसीटी कर रहे हो उसके ऊपर। व्हाट इज द पॉइंट? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है इफ वी आर यूजिंग एचसीजी या कुछ भी, क्योंकि एचपीटीए एक्सिस तो रिवाइव ही नहीं होगा ना। आपने आधी बात बताई। लोग
टेस्ट बूस्टर भी फीमेल को देते हैं हाँ भाई। हाँ टेस्ट बिल्कुल बूस्टर बिल्कुल देने का देते हैं। क्या, टेस्ट ही नहीं है तो टेस्ट बूस्ट क्या करेगा वो। ये कल परसों ना, मेरे को नाम भूल गया, शायद डॉक्टर माइक ने भी इस पे वीडियो बनाई थी, पता नहीं। तो उस पे भी यही बोला जा रहा था कि फीमेल्स को टेस्ट बूस्टर दिए जाते हैं, कि व्हाट इज द रीजन फॉर गिविंग देम दिस ऑल दिस थिंग्स। इसकी जरूरत ही नहीं है। There is no PCT for females. It's just the revival of the estrogen hormones, which can easily be done with the help of HCG and some natural supplement. राइट। Simple. बस, और बाकी तो बॉडी का फिनोमेना। अब यार देखो ना, अगर आप फीमेल प्रेप में और उनके जो ब्रेस्ट है ऑलरेडी खत्म सा ही हो जाता है, आप 2-3 महीने बाद देखोगे तो वो वापस आ जाता है। अगर वो वापस आ रहा है बिना कुछ यूज करे हुए, इसका मतलब बॉडी एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मेल का भी यही होता है। सो पीसीटी का आइडियली रेलेवेंस कुछ ऐसा नहीं है। केवल पीसीटी का फॉर द मेल्स ऑल्सो केवल एक ही रीजन है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी ग्लैंड जल्दी से रिवाइव हो जाए। एग्जैक्टली। अगर आप उसे ऐसे भी, जो वो टाइम लेना है वो तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन आपकी जो टेस्टिकुलर एट्रोफी है या ये चीजें हैं, दे शुड कम बैक, वो ठीक हो जाए, इसलिए हम लोग करते हैं। वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए और क्या नाम है, आपकी बॉडी का रिवाइवल और चीजों का जो है वो बेटर हो जाए। देखो बॉडी के अंदर जितना भी सामान गया है वो हल्के हल्के हाफ लाइफ के हिसाब से और डिटेक्शन टाइम के हिसाब से खत्म ही हो जाना है, अनलेस एंड अनटिल आप उसे दोबारा डालो। ठीक है, और उसके बाद जो ग्लैंड को पता है, बॉडी को पता है कि भाई ग्लैंड जो है अभी नहीं बना रही थी, और ग्लैंड को पता है मैं बॉडी के अंदर है नहीं, अब मुझे बनाना शुरू करना है। तो जब तक उसे ये समझ में आएगा तब तक तो आपकी पीसीटी ओवर हो गई होगी। चाहे आप पीसीटी करो या नहीं करो, ग्लैंड को जब ये पता चलेगा मेरी बॉडी से जो पुराना माल था वो चला गया, अब मुझे नया बनाना शुरू करना है, वो तभी शुरू करेगी। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन जाने से पहले लास्ट में से मैंने एक, पीसीटी में ज्यादा बिलीव नहीं करते जी, वो टीआरटी रखते हैं। हाँ टीआरटी रखते हैं। टीआरटी रखते हो पीसीटी में। पीसीटी आप तब करो जब आपको पता है आपको साल 2 साल का कंप्लीट ब्रेक लेना है, तब आपका पीसीटी ये मैंने बेनिफिशियल है। बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स पे और इन चीजों पे, तो उसमें एक ही चीज आती है कि इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक। अब एक मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर उसने पीसीटी के अंदर 120 mg ऑफ टेस्ट बताया था। ठीक है, तो मैंने वहां पे, वो यूट्यूब पे वीडियो है, तो मैंने उस पर कमेंट भी किया था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग टेस्ट इन पीसीटी। वो अगर आप पीसीटी कर रहे हो तो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनाबॉलिक्स यूजेज नहीं हो सकती उसके अंदर। तो उनका आगे से रिप्लाई आया, मतलब काफी सारी वीडियोस है उनकी, आगे से उनका रिप्लाई आया कि दीज आर फॉर दोज जिनको ईडी हो जाता है, कि जल्दी क्यों फिर लिबिडो डाउन हो जाता है, तो डिप्रेशन वगैरह में रह सकते, दीज आर, ये उनके लिए कंसेप्ट है। तो वो ठीक है, लेकिन हमारे, चलो वो अभी हम वो उस पर बात नहीं कर रहे फर्टिलिटी प्रोटोकॉल्स पे। तो सर मैं एक बात जाने से पहले पूछना चाहता हूँ, जैसे हम बॉयज हैं, मेल्स के लिए काफी चीजें हम ड्यूरिंग साइकिल भी यूज करते हैं, जिनमें टेस्टिकुलर एट्रोफी ना हो, वट एवर द सी। तो फीमेल्स में तो टेस्टिकुलर एट्रोफी पहले ही नहीं होती, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या फीमेल्स के अंदर हम ड्यूरिंग साइकिल कोई ऐसी चीजें यूज करते हैं, या आप कभी टेलमिसार्टन या कोई बेनेडन 40 ऐसी चीजें यूज करवाते हो स्पेशली, कि नहीं करवाते फॉर किडनीज? साइकिल्स इतनी हार्श होती ही नहीं है। आप देखो ना, आपको फेस पे पता चल जाएगा। पहली बात, आपने कौन सी मेरी फीमेल एथलीट का फेस ये ऐसा, मैंने जरूर बात करी थी, मेरे दिमाग से निकल गई, कि आपके फीमेल एथलीट्स, अभी चाहे नवनीत मैम है चाहे कोई भी है, हमें देख के नहीं लगता कि दे आर, मतलब कि अगर वो प्रॉपरली दे आर नॉट इन देयर जिम क्लोथ्स, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये मतलब कॉम्पिटिटिव एथलीट है जो कि एनाबॉलिक्स पे है। यस यस, सो दैट्स द रीजन। देखो, फेस सबसे ज्यादा खराब होता है जब आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हो। आप जनरल लाइफ में भी अगर आप 2-4, जैसे जिस दिन आपका व्रत होता है, उपवास होता है जिस दिन, आप देखो फीमेल्स ऐसी ऐसी हो जाती है, चुस जाती है करवा चौथ वाले दिन। तो दैट इज द आइडियल रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लेकिन हाँ, अगर आपने ओवर बॉडी के अंदर एनाबॉलिक्स दे रखे हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो चुसने के साथ साथ मैनली भी लगना शुरू हो जाता है। इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द ओवर यूज, और उसके हिसाब से आपका फेस तो मैनली लग रहा है लेकिन बॉडी में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉट एवर यू हैव अचीव्ड इट वॉज बेसिस ऑन दैट। मसल मैच्योरिटी कुछ है नहीं, इसका मतलब ट्रेनिंग का पैटर्न इट्स लाइक नथिंग। तो ये रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल, लाइक डीपनिंग ऑफ वॉइस स्पेशली? डीपनिंग ऑफ वॉइस नो, वंस वॉइस बॉक्स जो है एक बार एक्सपैंड हो गया तो उसके रिवर्सल जो है कभी भी 100% नहीं होते। अगर 5-10-15% भी अगर हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ओके। दैट इज समथिंग विच इज नॉट रिवर्सिबल। बाकी पीरियड्स वगैरह तो वो तो ठीक है, वो तो रिवर्सिबल। आप
कितनी भी कम डोज दोगे पीरियड्स स्किप होने ही होने, दैट्स द एग्जैक्टली। सैड रियलिटी एंड दैट्स द हार्श फैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को और नजरअंदाज कर रहे हो जो खराब हो रही हैं, then it is something to think for, because जब आपका एस्ट्रोजन डाउन होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम कभी कभी एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स भी डालते हैं हार्डनेस के एग्जैक्टली। लिए, हम टेस्ट भी कभी कभी, टेस्ट मतलब एनी वेरिएबल ऑफ टेस्ट, वो भी हम डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जो नहीं है, जो मेल बॉडी के अंदर है वो उनकी बॉडी में जा रहा है, चाहे वो 10 mg 20 mg जाए, ठीक है, और एस्ट्रोजन सप्रेस हो रहा है। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से ही होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं या ब्रेस्ट होती है और इस चक्कर में वो जो है खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सर बोला जाता है कि अनावर जो है दैट इज अ बिट सेफ फॉर फीमेल्स, वर्लाइजेशन इफेक्ट्स कम है उनके, तो इज इट सो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनावर दोस्त दोस्त, हाँ दोस्त तो चलो जो कोच सेट करता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्टिल रेदर कंपेयर टू अदर ओरल्स और इंजेक्टेबल्स, अनावर क्या उस भी आप में सीरियसली सेफ है या सिर्फ ये बातें हैं? यार, जो चीज फैक्ट्री में बन रही है वो सेफ तो कभी नहीं है, ठीक है, नहीं, एज कंपेयर लेकिन टू अदर्स, एज अ एज कंपेयर टू अदर्स बाकी चीजें जो है उनको कंपैरिजन में अगर लेते हैं तो लाइक टेस्ट डेरिवेटिव्स, प्राइमाबलोन एंड ऑल, तो उसके रिगार्डिंग। no, in that case I will say Primo is safer than Anavar, right? But Primo मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता, वो मैं मिलता ही नहीं पर्सनली जल्दी। प्रेफर नहीं, ठीक है, मतलब सी दैट्स माय वे ऑफ डूइंग, मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता, वरना आप हर एक फीमेल की साइकिल में मोस्टली ये देखोगे कि प्राइमो जरूर पड़ा होता है। होता है होता है होता है। मैं डालता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई मैं किस लेवल को आगे सोच रहा हूँ और क्या लेवल अभी है फीमेल का, हम्म। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए मेरी कोई भी साइकिल सेम नहीं होती किसी भी फीमेल की, क्योंकि मैं उसको देख के एनालाइज करके मैं प्रॉपर 3 से 4 दिन का टाइम लेता हूँ, और उन 3-4 दिनों में मैं ये नहीं होता मेरे को प्लान बनाने में इतना टाइम लग रहा है, मैं 3-4 दिन ना उसको एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे प्लान्स जो हैं वो अगर 16 वीक के प्लान्स हैं तो मेरा पीक वीक को छोड़ के सारे प्लान्स ऑलरेडी डिसाइड हो जाते हैं कि भाई इस तरीके से मुझे सर्कुलेशन करना है, उसके हिसाब से मैं फिर उसको कैरी ऑन करता हूँ। चेंजेस तब होते हैं जब मैं ये देखता हूँ भाई ये चीज या तो ये बंदा झेल नहीं पा रहा या उसके इफेक्ट वो नहीं आ रहे, क्योंकि हर एक की बॉडी अगेन अलग है। हम्म। दैट्स हाउ आई डू थिंग्स, सिंपल। और मैं कोई दैट्स योर एक्सपीरियंस टॉक्स। पेप्टाइड apart from HGH, any of my male or female athlete, I never recommend them anything. बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है कि अगर मैं किसी को HGH यूज नहीं करा रहा तो ओनली मैंने फ्रैगमेंट यूज करा दिया, बट इट्स वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर। ओके। यस, तो पर फ्रैगमेंट भी जब देखा जाए तो एचजीएच से ही निकलता है, तो मेरे ख्याल में एचजीएच ज्यादा बेटर वर्क करते थे। लोग करते नहीं ना एचजीएच को यूज अपने टाइम से। यस, आई आइडियली इट्स ऑफ नो यूज। मेल्स भी जो है एंड में HGH बंद करके 2-2 महीने तक फ्रैग ही लेते फ्रैग रहते हैं एंड लगाते हैं। ऑल। I don't see any change in them using fragment or something, because ये सारे मार्केटिंग प्रोपोगेंडा है भाई, पैसे कमाने का, और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, ये सही बात है। चलो हाँ, ठीक है सर, थैंक यू कुछ सो भी मच नहीं कि है, आपने डजंट वर्क। इतना सारा आज हमें फीमेल एथलीट्स के बारे में बताया। बाकी मैं आपको मैसेज करता हूँ, मुझे वो थैंक स्टीरॉयड वाले यू। कोर्स की फीस वगैरह सेंड करना। नहीं, वो कोर्स मैंने टाइम पे किया था, क्या नाम है, आपका कोविड के टाइम पे जब मैंने बाकी कोर्स किए थे ना बिकनी आपने। वाले के बाद ही था वो। बिकनी वाले के बाद ही था, पहले बिकनी वाला कोर्स था। मैंने 3 या 4 कोर्स करे थे, आई रिमेम्बर। उसमें से लास्ट वाला केवल ये वाला था, हाउ हाँ, टू बिकनी के बाद सिर्फ डिजाइन। वही बचता था वो, हाँ वो आपने उस टाइम पे करवाया था। हाँ, तो वो करा था पहला, तो फंडामेंटल्स था जिसमें आपकी प्लानिंग थी, न्यूट्रिशन प्लानिंग थी, आई थिंक फिर बिकिनी था, फिर ये था, ये था। सो आई एम प्लानिंग, अब थोड़ा सा मैं अभी और चीजों में बिजी हूँ थोड़ा सा, बट मैं इसको फिर से लेके आऊंगा और एक बार इसको फिर से शूट करूंगा, क्योंकि अब 4 साल पहले 2020-21 में मैंने किया था ये, तो अब 3 साल 4 साल हो गए और बहुत चीजें जो है मैंने भी तरीका बदला है, और लेकिन मैं कभी भी ना नई चीजों को यूज नहीं कराता। जितना भी बेसिक है ना पुराना, मेरे सारे प्रोटोकॉल्स खुद के भी और मेरे एथलीट्स के भी उन्हीं के अराउंड घूमते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं हिट एंड ट्रायल करा रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा हूँ। आई बिलीव इन वेरी बेसिक, इवन माई वर्कआउट प्लान्स आर वेरी बेसिक, बट दे आर एक्सट्रीमली इंटेंसिव।
मैं मूवमेंट करूंगा जो एक बिगिनर कर रहा है, लेकिन मेरा तरीका अलग होगा और मेरी इंटेंसिटी अलग होगी, बस और कोई फर्क नहीं। वहां पे एक्सपीरियंस आ Yes, गया yes, that's it. Obviously, आप कैसे चीजों को मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बस वही है और कुछ नहीं है। मूवमेंट तो वही होनी है भाई। नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होना है तो उसे आप किसी और फॉर्म में नहीं घुमा सकते, ठीक है। शोल्डर की आपकी रेजिंग और प्रेसिंग होनी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चेस्ट की आपकी प्रेसिंग और फ्लाइंग होनी है, उसके अलावा कुछ नहीं कर हाँ, सकते। बात तो मोशन ये तो तो वही है, आप बायोमैकेनिक्स किसी भी बोल आड़े दिया टेढ़े उन्होंने। तरीके से। मैं वही बोल रहा हूँ, बायोमैकेनिक्स बोल के बीच में जोड़ रही है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे जो बायोमैकेनिक्स के बारे में ज्ञान दे रहा है वो वहीं पे खड़ा है, और जो ज्ञान नहीं ले रहा है वो ओलंपिया स्टेज तक पहुंच गया या प्रो बन गया। जो चीज आपको रिजल्ट दे रही है, आप वो चेक करो और उसे अप्लाई करो। क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो उससे डिसाइड होना चाहिए, इससे डिसाइड नहीं होना चाहिए कि क्या होता चला आ रहा है, हमें वही करना बस। एग्जैक्टली। You need to understand your body. You need to see what suits you best, what gives you the best result, and accordingly set up your plans. There is no fixed. There is only one fixed rule in bodybuilding, that there is no rule. Simple. Even in fitness, bodybuilding and fitness का एक ही रूल है कि इसमें कोई रूल नहीं है. Never follow any specific thing. Learn, read, execute, and then design something. एग्जैक्टली। Simple. Yes. ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि ठीक है हमें जी। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि हमारा Anytime, टाइमिंग कुछ और था और हमें anytime. जूम ने बहुत खराब कर दिया। अब जल्दी सर दोबारा हम That's okay. We are that matters the most, and was lovely talking to you. And I hope कि पंजाब से बहुत अच्छे एथलीट्स निकले, and if you need my help in anything, I'm always there. Don't worry. श्योरली सर, थैंक यू सो मच।